दोस्तों, आज से कुछ साल पहले आमिर खान की एक फ़िल्म आई थी और वह फ़िल्म देश में जितनी चर्चा में रही थी अ, उतनी ही चर्चा में वो किरदार रहा था जो आमिर खान ने निभाया था। जी हाँ, मैं जिस फ़िल्म की बात कर रहा हूँ, वो फ़िल्म थी थ्री इडियट। और आमिर खान ने जिस किरदार को निभाया था, वो कोई काल्पनिक किरदार नहीं था, बल्कि वो किरदार था जो आज फिर से एक बार चर्चा में है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सोनम वांगचुक की। और आज के कार्यक्रम में सोनम वांगचुक की चर्चा इसलिए क्योंकि सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से हंगर स्ट्राइक पर है। यह खबर जब आप कल देखेंगे, आज मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और कल जब इस खबर को आप देखेंगे तो सोनम वांगचुक को आमरण अनशन करते हुए 20वां दिन होगा। और इन 20 दिनों में जिसे कहें कि आप यदि उनकी नेशनल मीडिया पर जो उनके वीडियोस हैं, सोशल मीडिया पर जो आप उनके वीडियोस हैं, फ़ोटो हैं, वो देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो उनकी हालत है वो बड़ी कमज़ोर होती जा रही है। चीज़ों पर मैं आगे चर्चा करूँगा, लेकिन आज की ये जो मेरी खास रपट है, यह इस चीज़ पर नहीं है कि इन 20 दिनों में जो आमरण अनशन के चलते सोनम वांगचुक की जो हालत है वो क्या हुई है। आज की इस रपट में मैं सोनम वांगचुक के बिना पर भारतीय राजनीति के उन सुलगते हुए सवालों पर प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा और साथ ही उनके जवाबों पर भी प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा, जो आज की राजनीति में जब तब मुंह बाए खड़े हो जाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है लोकेश शर्मा और आप देख रहे हैं भारतवर्ष सबसे पहले। तो दोस्तों, वैसे तो चूंकि सोनम वांगचुक के बारे में लाखों लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी भारत 145 करोड़ लोगों का देश, तो इसमें आज भी लाखों लोग ऐसे होंगे जो सोनम वांगचुक के बारे में नहीं जानते होंगे। तो मैं थोड़ा सा सोनम वांगचुक के बारे में बता दूं आपको। सोनम वांगचुक एक पर्यावरणविद हैं, एक शिक्षाविद हैं। हालांकि अभी कुछ ही दिनों पहले उन्हें एनएसए के चलते 6 महीने जेल में भी बिताने पड़े हैं, लेकिन मैं उनके थोड़े से कार्यों पर प्रकाश डालूं। उनके कार्यों के साथ साथ पहले मैं थोड़ा सा उनका जो बैकग्राउंड है उस पर भी प्रकाश डालता हूँ। वो जो एनआईटी होती है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, वहाँ से एक बीटेक की डिग्री उन्होंने ली है। और जिसे कहें कि जो उनकी उससे उनकी जो हायर डिग्री रही है वो अर्थ आर्किटेक्चर में रही है, यानी कि प्रकृति के अनुकूल किस तरह से घर बनाए जा सकते हैं, इस पर उन्होंने एक डिग्री ली है। उनके यदि कार्यों की बात करूं तो उन्होंने इस तरह की ग्लेशियर बनाने की कोशिश की है जिससे कि प्यास बुझाई जा सके। अभी उन्होंने पर्यावरण के अनुकूल स्कूल बनाए हैं, उन्होंने शिक्षा के लिए काम किया है, उन्होंने पर्यावरण के लिए काम किया है, उन्होंने भारतीय सैनिकों के लिए ऐसे जिसे कहें कि टेंट बनाने की कोशिश की है जो गर्म रह सके। तो ये कुछ उनके योगदान रहे हैं और इन्हीं योगदानों के चलते उन्हें एशिया का जो नोबेल पुरस्कार कहलाता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, उन्हें पर्यावरण और शिक्षा के लिए मिला है। यह बात इसलिए बताना ज़रूरी थी क्योंकि आज वो जिस आंदोलन से जुड़े हैं और जिस वजह से वो हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, उसमें यदि मैं इन बातों को रेखांकित न करूं तो यह रिपोर्ट अधूरी रहेगी। तो अभी फिलहाल दिल्ली के जंतर मंतर पर एक आंदोलन चल रहा है और उस आंदोलन की जो प्रमुख मांग है वो है कि भारत के जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि जो नीट जैसी एग्ज़ाम, जो कि देश की सर्वोच्च एग्ज़ाम होती है, उसका जो पेपर है वो किस तरह से लीक हुआ और किस तरह से बाजार में आया, किस तरह से बिका, और जो सारा घटनाक्रम वो आप सब जानते हैं। पिछले कुछ महीनों में वो जो सारी चीज़ें जो नेशनल मीडिया में आई वो आप सब जानते ही होंगे। और ऐसा नहीं है कि केवल यही एक पर्चा था, पिछले 7 सालों में करीब 70 एग्ज़ाम्स के जो पर्चे हैं वो लीक हुए हैं। इन सब चीज़ों के चलते और शिक्षा व्यवस्था में बदलाव के लिए फिलहाल सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर है, यानी कि हंगर स्ट्राइक पर है। अब ये भी आपको बता दूं कि जो ये आंदोलन है ये सोनम वांगचुक अकेले नहीं कर रहे हैं। वास्तव में ये सोनम वांगचुक का आंदोलन भी नहीं है। ये आंदोलन स्टार्ट हुआ सीजेपी के द्वारा। अब आपको थोड़ा सा सीजेपी के बारे में भी बता दूं, जो काकरोच जनता पार्टी, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी अभी अस्तित्व में आई है। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर इसके लाखों फॉलोअर बन गए, लेकिन अभी फिलहाल जंतर मंतर पर वहाँ जो इनकी उपस्थिति है वो हज़ारों की संख्या में नजर आती है, उस पर भी फिर बात करूँगा। तो फिलहाल अभी बात सोनम वांगचुक की। तो सोनम वांगचुक इस आंदोलन से क्यों जुड़ गए? वो एक बेहद क्वालिफाइड व्यक्ति है, कोई ऐसा शख्स वहाँ पर हंगर स्ट्राइक नहीं कर रहा है शिक्षा को लेकर,
जिसका शिक्षा से कोई दूर दूर तक का वास्ता नहीं है। वो एक बेहद शिक्षित व्यक्ति है और शिक्षा के जो प्रयास है वो जैसे कहें कि भारतीय इतिहास के पन्नों में उनके दर्ज है। तो इस वजह से सोनम वांगचुक का जो आंदोलन है वो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पेश है वो कुछ प्रश्न जो सोनम वांगचुक के बिना पर हैं और इस व्यवस्था पर है। तो सबसे पहला प्रश्न कि क्या सोनम वांगचुक ये जो स्ट्राइक कर रहे हैं, ये जो हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, क्या ये खुद के लिए कर रहे हैं? आप सोच कर देखिए, उनका फिलहाल नीट की एग्जाम से कहीं कोई लेना देना नहीं है, न ही वो कोई भारतीय राजनीति की मुख्य धारा में किसी तरह का रोल प्ले करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो दिल्ली के जंतर मंतर पर हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं और पिछले 20 दिनों में जो उनकी हालत है वो लगभग मसन्न अवस्था की ओर है। यानी कि जैसे कहें कि लोग तो अब चिंता जताने लगे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि सोनम वांगचुक को कुछ हो जाए, भगवान न करे ऐसा ना हो। लेकिन लोगों को अब लगने लगा, उनके जो फोटो आ रहे हैं, उनके जो वीडियोस आ रहे हैं, जो फुटेज जारी हो रहे हैं, नेशनल मीडिया पर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, तो उनकी जो हालत है वो बेहद खराब है। उस पर भी मैं अभी बात करूंगा, लेकिन फिलहाल सोनम वांगचुक जो आंदोलन कर रहे हैं वो आपके और मेरे जैसे पेरेंट्स के, लाखों बच्चों के भविष्य के लिए कर रहे हैं, जो नीट जैसी ही अन्य एग्जाम्स में अपीयर होते हैं। अब यहाँ पर जो सीजेपी जो आंदोलन कर रही है उसकी एक प्रमुख मांग है कि जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वो अपना इस्तीफा दे। अब जुम्मा जुम्मा जिसे कहे कि कल को अस्तित्व में आई एक पार्टी जिसका भी फिलहाल कोई जनाधार भी नहीं है, जो केवल सोशल मीडिया पर एक्टिव है, और वो भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रही है। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी मांग की जा रही है। बारे में भी चलिए मैं इस बारे में भी बात नहीं करता। अब सोनम वांगचुक भी सीजेपी का जो आंदोलन है इसको ज्वाइन कर लेते हैं और यहाँ पर हंगर स्ट्राइक चालू कर देते हैं। तो इस रिपोर्ट में जो सबसे पहला प्रश्न वो ये, तो आखिर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर इतना जोर क्यों? आपको क्या लगता है, क्या धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दे देंगे तो जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था है क्या वो अचानक से एकदम उसका कायाकल्प हो जाएगा? क्या अचानक से वो उसका जो रूप है वो आमूल चूल परिवर्तित हो जाएगा? या आपको ऐसा लगता है धर्मेंद्र प्रधान जैसे ही शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देंगे तो भारत में जो पेपर लीक की घटनाएं हैं वो घटनाएं होना बंद हो जाएंगी और जो भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से सुधर जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो फिर आखिर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा क्यों देना चाहिए? तो यहाँ पर मैं इस चीज को रेखांकित करना चाहूंगा कि राजनीति में जब कोई शख्स आता है, जब वो सार्वजनिक जीवन में किसी पद पर होता है, तो फिर उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कहीं ना कहीं। अब यदि किसी विभाग से कोई गलती हुई है और पिछले 7 सालों में यह गलती लगातार हुई है, तो फिर इस विभाग के मुखिया का इस्तीफा क्या एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है? बनती है। लेकिन अब ये जो राजनीति है ये आज की राजनीति है। अब ये आज की राजनीति में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जब लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे तो उस समय उनके कार्यकाल में एक रेल दुर्घटना होती है, एक ट्रेन दुर्घटना होती है। जब वो ट्रेन दुर्घटना होती है तो लाल बहादुर शास्त्री उस घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, उसमें उनका कोई रोल नहीं था, ट्रेन अपनी पटरी पर जा रही थी, उसमें दुर्घटना हुई, कुछ लोग भी मरे होंगे, लेकिन वहां पर लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया था। लेकिन वो राजनीति उस समय की भारतीय राजनीति थी और वो थे लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन अब एक दूसरा सवाल कि आखिर जो सरकार है पिछले लगभग 20 दिन हो चुके हैं और 20 दिन से जो सीजेपी है वो जंतर मंतर पर आंदोलन कर रही है। वहाँ पर सीजेपी के साथ ही लेफ्ट के भी कुछ लोग हैं, जो लेफ्ट का जो तरीका होता है कि वो गाना गाते हैं, गीत गाते हैं और इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो लेफ्ट के भी कुछ लोग हैं, सीजेपी के लोग हैं और कुछ कॉमन लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं इस आंदोलन को जैसे कहे कि सपोर्ट करने के लिए। तो सरकार इस आंदोलन पर ध्यान क्यों नहीं दे रही? 20 दिन निकल गए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। सारे यंग लोग हैं वहाँ पर, वो मांग कर रहे हैं कि जो धर्मेंद्र प्रधान है, जो शिक्षा मंत्री है, उनका इस्तीफा लिया जाए, लेकिन सरकार अभी ध्यान नहीं दे रही। तो उसके पीछे जो चंद कारण कि सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही, तो पहली बात तो यह आंदोलन सीजेपी का है, यानी कि काकरोच जनता पार्टी का। और काकरोच जनता पार्टी यानी कि अभी अभी तो जिसका अस्तित्व सामने आया है,
तो अभी उसमें इतना दम नहीं है या जो सत्ता में जो पार्टी है उसे झुका सके। दूसरी चीज, ठीक है कि सीजेपी के लाखों फॉलोअर हैं, लेकिन जो धरना स्थल है, जो आंदोलन स्थल है, वहां पर अभी चंद हजार लोग हैं। और ये जो सारी बातें हैं, ये जो इनपुट्स हैं, ये शीर्ष नेताओं तक जरूर पहुंचते हैं और ये इस तरह से पहुंचते हैं कि साहब आंदोलन में कोई दम नहीं है, चंद हजार लोग हैं, अपने आप ये आंदोलन खत्म हो जाए, तो इसमें कहाँ इतना लोग लेना। अब एक बार फिर से कि सोनम इस आंदोलन से क्यों जुड़ गए, तो जिस तरह से मैंने बताया कि जो सोनम की जो पृष्ठभूमि है कि वो जो एक पर्यावरणविद है, वो एक शिक्षाविद है, वो एक सेंटिमेंटल आदमी है, और इसी के चलते यदि आप उनके स्टेटमेंट भी सुनिए, आप उनके पुराने स्टेटमेंट भी सुनेंगे तो आपको लगेगा, पता लगेगा उनके व्यक्तित्व के बारे में। तो इसी के चलते जो सोनम वांगचुक है वो इस आंदोलन के सपोर्ट में उतर आए। हालांकि अब जब लोग उनसे कह रहे हैं कि आप इस आंदोलन को छोड़ दीजिए क्योंकि उनकी हालत काफ़ी ख़राब है, पिछले 20 दिनों से वो हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, 8 से 9 किलो उनका वज़न कम हो गया है। केवल एक वज़न ही कम नहीं हुआ है, आप समझिए कि वो एक 60 साल उनकी एज हो चली है, और इस एज में जैसे कहें कि एक उम्रगत जो बीमारियां भी होती है कि बीपी है, शुगर है, अभी मुझे नहीं पता कि उन्हें किस तरह की कोई डिसीज़ है या नहीं है, लेकिन क्योंकि जब इस तरह के आंदोलन में जो हंगर स्ट्राइक होता है अभी वो केवल पानी और नमक पर जिंदा है, तो डेफिनेटली इस एज में कहीं ना कहीं बीपी ऊपर नीचे होता है, कहीं ना कहीं शुगर ऊपर नीचे होगी, और इसी के साथ जो क्रेटेनिन का लेवल है, चूँकि किडनी है वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही होगी, क्रेटेनिन का लेवल घट बढ़ रहा होगा। तो जिसे कहें कि जब 20 दिन से कोई शख्स लगातार भूखा है तो स्वाभाविक तौर पर उसके जो ऑर्गन्स हैं वो धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं, क्योंकि पहले तो उन्होंने वेट लॉस किया, लेकिन अब जिसे कहें कि धीरे धीरे उनका मसल लॉस हो रहा है। हालांकि वो लगातार डॉक्टरों की निगरानी में है, लेकिन उसके बावजूद चूंकि वो हंगर स्ट्राइक कर रहे तो कहीं ना कहीं उनकी सेहत पर यह असर हो रहा है। तो ये सोनम वांगचुक की स्थिति कि जब वो आंदोलन कर रहे हैं तो उनकी फिजिकल कंडीशन क्या है। अब अगला बड़ा सवाल कि यदि सरकार इनकी मांगे मान ले, यानी कि सीजेपी की मांग मान ले या फिर सोनम वांगचुक की मांग मान ले, तो लेकिन अब सरकार इन मांगों को नहीं मानेगी। और क्यों नहीं मानेगी? क्योंकि अब मैं सरकार के डर भी आपको बताता हूं। यदि सरकार इनकी मांगों को मान लेती है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेती है, तो सरकार को यह डर है कि अब जनता को एक नया हीरो मिल जाएगा, यानी कि सोनम वांगचुक के रूप में एक नया हीरो मिल जाएगा, और साथ ही एक नई बनी पार्टी जिसका कि अभी अस्तित्व नगण्य है, लेकिन वो अचानक भारतीय राजनीति में सशक्त रूप से जो अपनी पहचान है वो दर्ज करा लेगी, यानी कि कांग्रेस जनता पार्टी। यानी कि उसने एक आंदोलन किया और उस आंदोलन की बिना पर उसने भारतीय जो शिक्षा मंत्री है उनका इस्तीफा ले लिया। तो सरकार इस बात का खतरा उठाना नहीं चाहेगी। अब दूसरा कारण जिसकी वजह से सरकार ये मांग नहीं मान रही कि सरकार को डर और आंदोलन करने लगेगा, अनशन करने लगेगा और हमें झुकाकर चला जाएगा, और हमें झुकाकर चला जाएगा। तो ऐसे में जो देश की अभी फिलहाल जो सबसे सशक्त पार्टी है तो उसे कहीं से कहीं तक भी यह मंजूर नहीं होगा। अब तीसरा पॉइंट कि सरकार इनकी मांगों को क्यों नहीं मानेगी, कि यदि सरकार इनकी मांगों को मान लेगी तो जनता में संदेश चला जाएगा कि हाँ यार, अंदर ही अंदर शायद काफ़ी कुछ गड़बड़ रही होगी, तभी तो धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लिया गया। तो इस वजह से यह संदेश जनता तक न जाए, इस वजह से भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। चौथा डर जो सरकार को सताता है, जो पार्टी कभी सिर्फ 2 सीटों पर थी वो आज पूरे देश पर राज कर रही है, यदि वो इस तरह के आंदोलन और इस तरह के आंदोलनों में उठने वाली मांगों को यदि मानने लगेगी तो जो उसका जो जनाधार है वो डोलने लगेगा। पांचवा डर जो सरकार को लगता है कि यदि हमने ये मांग मान ली तो जो विपक्ष है जो कि बेहद कमजोर स्थिति में, वो अचानक सरकार पर हमलावर हो जाएगा। तो ये कुछ सरकार के डर है जिसके चलते सरकार इस आंदोलन की जो प्रमुख मांग है धर्मेंद्र प्रधान साहब का जो इस्तीफा है वो जहां तक मुझे लगता है कि वो नहीं मानेगी। अब सोनम की हालत खराब है और वह लगातार डॉक्टर की निगरानी में है, लेकिन 20 जुलाई को अब ये लोग संसद की तरफ मार्च करेंगे, संसद पहुंचेंगे 20 जुलाई को, जिस दिन संसद का अधिवेशन स्टार्ट होगा। तो अब यदि ये मार्च करके वहां तक पहुंच भी जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि जो सरकार अभी पिछले 20 दिनों से इन पर ध्यान नहीं दे रही है, तो क्या अचानक संसद पहुंचने पर सरकार का हृदय परिवर्तन हो जाएगा?
उस वो सरकार इनकी मांगों को मान लेगी? मुझे नहीं लगता है कि कहीं से कहीं तक भी सरकार इनकी मांगों को मानेगी। अब कुछ इंट्यूशन मेरे कि इस तरह के आंदोलन को खत्म करने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि अभी तक जो आंदोलन है, पिछले 20 दिनों से जो आंदोलन चल रहा है, वो बेहद शांतिपूर्ण तरीके से और बेहद गांधीवादी तरीके से चल रहा है। लेकिन हो सकता है कि उस दिन, जिस दिन ये लोग संसद की तरफ बढ़े, ये जो आंदोलन है ये अराजक हो जाए या आंदोलन को अराजक बना दिया जाए। अब यदि ऐसा हो जाता है तो इसके बाद अपने आप ही गतिरोध खड़ा हो जाएगा और यह आंदोलन खुद ब खुद इसकी मौत मर जाएगा। अब फिर से एक बार सोनम का सवाल कि अब इन सब के बीच में सोनम का क्या? अब उनकी हालत जो है वो लगातार गिर रही है, भगवान न करे, लेकिन यदि गलती से सोनम को कुछ हो गया तो आगे आंदोलन का क्या रूप होगा? पूरी संभावना है कि समय के साथ जो आंदोलन है वो ठंडा पड़ जाएगा। देखिए कि राजनीति में जानों की कोई कीमत नहीं होती है, वरना मंडल कमंडल और आरक्षण आंदोलनों में सैकड़ों युवा इससे पहले भी देश में अपनी जान दे चुके हैं। इसलिए आरक्षण व्यवस्था खत्म हुई तो अब सरकार क्या करे? अब सरकार चाहे तो एक डेलीगेशन भेजकर सोनम की मांगों पर विचार की बात कर इस हंगर स्ट्राइक को तुड़वा सकती है। इन्हीं सुलगते सवालों में और इन्हीं सुलगते सवालों के जवाबों को तलाशते हुए एक चीज पर मैं और चर्चा करना चाहूंगा कि एक और खतरनाक प्रवृत्ति जो देश में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चलते गहरी जड़ें जमा चुकी है, और वो यह है कि नैरेटिव सेट करना। भारत में जितनी जल्दी नैरेटिव सेट होते हैं और जिस तेजी से सेट होते हैं और जितनी मजबूती से होते हैं, और ये सेट होते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चलते। अब इसका तात्पर्य यह है कि जब भी इस तरह के आंदोलन या सरकार के खिलाफ आवाज उठती है, भले ही वह आंदोलन आम जनता से जुड़ी हुई समस्याओं और मांगों का हो और वास्तविक हो। अब अभी ये जो आंदोलन है, आप समझने की कोशिश करिए कि यह आंदोलन इसलिए हुआ क्योंकि नीट का पेपर आउट हुआ, और नीट के पेपर आउट होने के बाद कुछ बच्चों ने अपनी जान दे दी, कुछ बच्चों ने सुसाइड कर लिया, और उसके बाद यह आंदोलन एकदम स्टार्ट हुआ। लेकिन हमारे यहाँ जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो आजकल जो नैरेटिव सेट्स करने की जो प्रवृत्ति जो कि गहरी जड़ें जमा चुकी है, तो उसमें ये नैरेटिव सेट्स किए जाते हैं कि ये जितने भी आंदोलन होते हैं, भले ही जनता की जेन्युइन मांगों से हो, जुड़े हुए हो, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं विदेशी हाथ होगा, उसमें कहीं ना कहीं विदेशी फंडिंग होगा, वो किसी न किसी तरह के टूल किट हो सकते हैं, वो विपक्ष या लेफ्ट का हाथ हो सकता है, या फिर वो देश विरोधी होगा। तो ओवरऑल जिसे कहें कि इस तरह के सारे नैरेटिव्स जो आजकल की जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है उस पर बेहद तेजी से स्थापित कर दिए जाते हैं, और इन सब का जो मतलब होता है वो ये होता है कि कैसे भी करके आम जनता का उस आंदोलन से ध्यान हटाना और अपनी सत्ता को येन के प्रकार बनाए रखना। और सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर इस कदर माहौल बनता है कि ये जो इस तरह के आंदोलन होते हैं इनकी जान ही निकल जाती है, और आम जनता की मांगे और समस्याएं वहीं के वहीं धरी रह जाती है। और ये जो मैं नैरेटिव सेट्स करने की जो बात कर रहा हूँ, इसके संदर्भ में मैं आज जब आप इस खबर को देखेंगे तो ये कल हो चुका होगा, यानी कि दैनिक भास्कर में गुरुवार को नवनीत गुर्जर साहब का एक लेख छपा है जिसमें वो कह रहे हैं, जिसमें वो इसी बात का उल्लेख कर रहे हैं, गांधी को बिना पढ़े ही भला और बुरा बना दिया। ये वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ये वही नैरेटिव से, जब गांधी को बुरा बनाना है तो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, और गांधी को अच्छा बनाना है तो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। हमने नेहरू को बिना पढ़े ही भला और बुरा बना दिया। गुर्जर साहब आगे कहते हैं कि ठीक है, आज का समय महान है, लेकिन जिन परिस्थितियों में गांधी और नेहरू ने देश को बुना और गढ़ा, उनके महत्व को आप उन्हें बिना पढ़े और बिना जाने आप उन्हें सिरे से खारिज नहीं कर सकते। लेकिन मैं जिसे कहूँ ना कि आज भारतीय राजनीति की विडंबना है कि इतनी तेजी से नैरेटिव सेट किए जाते हैं और इतनी तेजी से आंदोलनों की जान निकाली जाती है कि आप पूछिए मत। तो अब एक बार फिर से सोनम का क्या? तो मध्यमार्गी हल तो यही है कि सोनम की स्ट्राइक तोड़वाकर सरकार
उनसे कहें कि सुधार की हम गुंजाइश करेंगे और हमेशा होता भी यही है जनरली जो होता है कि क्योंकि कोई भी जो सुधार होते हैं वो अचानक एक दिन में नहीं होते हैं, किसी के इस्तीफे से अचानक कोई सुधार नहीं होते हैं। यदि आज कोई पार्टी सत्ता से हट भी जाए तो कोई दूसरी पार्टी सत्ता में आएगी तो वो अचानक एक दिन में रामराज नहीं ला सकती, और ये यह बात पूरा देश जानता है। तो मैं चाहूँ और यहीं यहीं पर मैं इस चैनल के माध्यम से भी जो सोनम आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं और जो सोनम वांगचुक साहब हैं, यदि यह वीडियो उन तक पहुंचता है और यदि वो इसे देखते हैं तो मैं उनसे यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि वो जो अपनी स्ट्राइक है वो तोड़ दें। हालांकि उन्होंने संदेश दिया है कि मुझे इस स्ट्राइक को तोड़ने का मत कहिए, बल्कि उन लोगों तक ये संदेश पहुंचाइए, सरकार तक ये संदेश पहुंचाइए कि किस वजह से ये स्ट्राइक हो रही है। यह सोनम वांगचुक साहब का सोशल मीडिया पर संदेश था, लेकिन मैं यहाँ पर मैं खुद और इस चैनल के माध्यम से जो हमारे दर्शक हैं वो सोनम वांगचुक साहब से यही कहना चाहेंगे कि वो जो अपने स्ट्राइक है, जो हंगर स्ट्राइक है, जो आमरण अनशन है, इसे तोड़ दें, क्योंकि अभी देश को अभी उनकी काफ़ी ज़रूरत है। और एक चीज़ और आपको मैं याद दिला दूं कि इससे पहले भी एक जीडी अग्रवाल साहब हुए हैं जिन्होंने 118 दिन का, वो भी आईआईटीएन थे, प्रोफेसर थे, और उन्होंने गंगा को बचाने के लिए, जी जो इतनी प्रदूषित हो चुकी थी कि उसे प्रदूषण से बचाने के लिए उन्होंने आमरण अनशन किया। और जिसे कहें कि नक्कार खाने में कभी भी तूती की आवाज़ सुनाई नहीं देती है, तो 118 दिनों के अनशन के बाद उन्होंने अपनी जान दे दी थी, उनकी जान चली गई थी। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा सोनम वांगचुक साहब से कि साहब जो ये जो नक्कार खाना है इसमें तूती की आवाज़ सुनाई नहीं देती है, तो इस हंगर स्ट्राइक को तोड़िए। और साथ ही मैं यह भी कहना चाहूँगा चैनल के माध्यम से कि इस तरह के आंदोलन में जब भी कोई हंगर स्ट्राइक करता है, जब भी कोई ऐसे जो आंदोलन होते हैं जो बच्चे आत्मदाह कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं, मत करिए। क्योंकि इनसे आपको सहानुभूति तो मिलती है, लेकिन उसमें जो परिणाम होते हैं उसकी उम्मीद बेहद कम होती है। और वैसे भी जो राजनीति होती है उसमें भावनाओं की कोई कीमत नहीं होती है, क्योंकि याद रखिए कि भावनाओं की लाशों पर ही जो राजनीति का सिंहासन है वो खड़ा होता है। और यहीं पर मैं एक जो बॉर्डर फिल्म का जो डायलॉग है उसे उद्धृत करना चाहूँगा कि आज तक किसी ने भी जान देकर जंग को नहीं जीता है। तो मैं खुद और साथ ही मैं मेरे चैनल और मेरे चैनल से जुड़े हुए दर्शक और साथ ही पूरा देश सोनम वांगचुक साहब से यही कहेगा कि हंगर स्ट्राइक छोड़िए और सरकार का लगातार इसी तरह के मुद्दों पर तब तक विरोध करिए जब तक की चीज़ें दुरुस्त ना हो जाए। आप देख रहे थे भारतवर्ष सबसे पहले और मैं हूं लोकेश शर्मा।